हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 20 जुलाई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर सेशन। सबसे पहले जो हमारा रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होप मास मिशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम लोग अपने टॉपिक्स पे भी आ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस टॉपिक से। तो आप लोग जिनको ये आंसर पता है या नहीं भी पता है वो कमेंट करके बताएं, या फिर सॉल्व करके कहीं कॉपी पे लिख के रखें, ताकि जब हम लोग डिस्कशन के थ्रू आउट ये इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग उसको टैली कर सकें, और ताकि इस तरह से आपका आंसर सॉल्विंग स्किल जो होगा वो इम्प्रूव होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो आंसर सॉल्विंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। होप मास मिशन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बहुत बार डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने कि ये यूएई का मिशन है। साथ ही साथ अब विटामिन हम लोगों ने चैप्टर भी साइंस में पढ़ा रखा है, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी जो कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। यानी जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो पानी में घुल जाएगा, और साथ ही साथ आपके यूरिन के थ्रू वो निकल जाएगा, और वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी रिटेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस हमेशा बॉडी से होते रहता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके फैट्स होते हैं जो बॉडी में, उसमें वो स्टोर हो जाते हैं, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फैट सिंथेसाइज होते जाता है तो वो विटामिन निकल निकल के आते जाते हैं। तो ये जल्दी आपका वो उस विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो आपका काम क्या रहा, आपको लिस्ट बना के बताना है कि ये विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, ये विटामिन हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल हैं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता दूं, विटामिन सी इज ए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो अब चलते हैं साइंस में। साइंस में सबसे ज्यादा डिस्कशन रहा है हमारा विटामिन डी पर। क्यों विटामिन डी पर डिस्कशन रहा है? क्योंकि विटामिन डी को माना जा रहा है कि दिस हेल्प्स इन फाइटिंग कोविड-19। हम लोग आगे देखेंगे भी कि क्यों ये कोविड-19 फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम लोगों ने पहले देख रखा है कि यूवी कौन से रेज, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि यूवी ए, बी और सी, तीन टाइप के हम लोगों ने यूवी रेज डिस्कस किए थे। तो आपका काम रहा, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जैसा क्वेश्चन बन गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा यूवी स्पेक्ट्रम का रेज है जो हेल्प करता है आपका विटामिन डी सिंथेसाइज करने में। यहाँ भी हमने लिख रखा है, यहाँ पे यूवी ए बी सी ना लिख के हमने उसका वेवलेंथ दे रखा है। एक जनरल सा वेवलेंथ है, ये टैली नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा समझदारी दिखा के इसको आंसर करना है। तो यूवी रेज हम लोगों ने जान लिया कि ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका लाइट का रेज है, जो आपका विजुअल स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है वो भी हेल्प करता है, लेकिन ज्यादातर यूवी रेज हेल्प करते हैं। और कैसे बनता है ये? तो यूवी रेज है वो ट्रिगर करता है एक केमिकल रिएक्शन, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखिए यहाँ कैल्सिडियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ? लिवर में। और उसके बाद लिवर से ये फिर आपके किडनी में जाकर ये कैल्सिटिरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस फॉर्म में हम लोग की बॉडी इसको यूज करती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया हमारा, कैसे ये विटामिन डी सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन करके कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विटामिन डी इज ए वाटर सॉल्युबल, तो नहीं। यहीं पे आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का जिक्र हुआ है, कोलेस्ट्रॉल फैट से रिलेटेड है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहां भी आ जाता कि विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि इट कैन बी स्टोर्ड इन योर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल के जगह पे क्या होगा? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट इज नोन एज, इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे विटामिन डी की कमी के कारण हमारे हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, या फिर ऐसा बोला जाता है कि हड्डी मजबूत बनाना है तो विटामिन डी धूप में जाओ, धूप में खेलो, तो उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत होती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, और सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये इन्फ्लेमेशन जो होता है सेल्स में उसको भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण विटामिन डी
बहुत ही ज़्यादा जिक्र में रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा 2 ओनली। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूज़ में क्या रहा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया है अभी तक का सन का सबसे क्लोजेस्ट फोटोग्राफ। तो आपका काम क्या रहा, सबसे पहले तो आप सन का क्लोजेस्ट फोटोग्राफ जाके अपने इंटरनेट पे देख लें। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं करके दे सकते थे, लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाए, आपको क्या प्रोसेस होना चाहिए पढ़ने का वो सही से बता दे, ताकि आप कहीं से भी, लेट से हम लोग वी आर वर्किंग प्रोफेशनल तो बीच में मिस हो जाते हैं लेक्चर्स, तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस जान लेंगे तो आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये करंट अफेयर्स हमारे लेवल का है या नहीं, क्या ये ऐसे करंट अफेयर्स सॉल्व करके हम यूपीएससी के एग्जाम्स निकाल सकते हैं या नहीं, एक तो वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर उसमें कुछ चीज़ें कम हैं तो आप उस में वैल्यू एडिशन करके आप अपना एंगल से आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो इमेज देख लें कि हाँ इमेज क्या होता है, उसके बाद जो फाइंडिंग्स हैं वो हम लोग तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये कौन से मिशन का है, ये सोलर ऑर्बिटर जो मिशन था उसने रिलीज किया है ये, और ये कब लॉन्च हुआ था, ये फरवरी दिस ईयर यानी 2020 में ही लॉन्च हुआ था। तो ये क्या है, इट इज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट मीडियम क्लास, जो हमारा जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है उसके बारे में देख रहे हैं। इट वाज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑफ ईएसएस कॉस्मिक विजन मिशन, जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उसका पार्ट है। और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे सोलर ऑर्बिटर मिशन पे, तो ये क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान दे दें। और साथ ही साथ एक हमारा और टर्म हमारे न्यूज में रहे उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट में। तो दिस इज द फर्स्ट मिशन दैट प्रोवाइड, जो कि सन के नॉर्थ और साउथ पोल का भी पिक्चर प्रोवाइड करेगा हमारा, और ये क्लोजेस्ट 26 मिलियन माइल्स तक जाएगा सन के। दिस इज द वेरी क्लोज, तो उतना क्लोज तक 7 साल में ये पहुंच जाएगा और वहां से भी फोटो रिलीज होगा। तो आगे फ्यूचर में हम लोग और भी क्लोजेस्ट फोटोज देखेंगे। इट विल एबल टू ब्रेव द हीट ऑफ सन, मतलब सन जैसे जैसे हम लोग पास जाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो क्यों रेजिस्ट कर पाएगा ये, तो ये कस्टम टाइटेनियम, कस्टम जो इसका जो बना हुआ है कस्टम हीट सील्ड, वो टाइटेनियम का बना हुआ है, जिस पर कोटिंग है वो कैल्शियम फॉस्फेट का है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा केमिस्ट्री के एंगल से, तो ये आप लोग ध्यान दे के रखें। कितने हीट तक विस्टैंड करेगा, तो ये 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बोनस में हमने दे दिया है कि ईएसए के मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ईएसए हमेशा यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमेशा न्यूज में आते रहता है, उसके 19 मेंबर्स का हमने नाम दे दिया है। साथ ही साथ सोलर ऑर्बिटर जो प्रीवियस मिशन था वो कौन सा था, तो यूलिसेस, तो ये किसका था, पहले कोलैबोरेशन नासा और ईएसए का था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि ये सोलर ऑर्बिटर मिशन भी आपका कोलैबोरेशन क्या है, ईएसए एंड नासा का है। और इसके अलावा आपको कमेंट करके भी बताना है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है कि इंडिया का कौन सा मिशन है जो कि सन से रिलेटेड है, तो वो भी आप कमेंट करके बता दें। अब द स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च हुआ था वो केप कैडेवरल से लॉन्च हुआ था, और ये हमने रॉकेट का भी नाम दे दिया है, क्योंकि जब भी स्पेस की बात आती है तो काफी डीप में, पता नहीं यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर डीप में आ गया तो वो भी कर लें, अगर इजी आ गया कि हाँ किसका मिशन है, ये ईएसए का मिशन है, नासा का है, बोथ है, या फिर आपको दे दिया इंडिया का मिशन है, तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर ले। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा टफ हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं ताकि टफ लेवल का भी आप लोग हैंडल कर सकें। उसने क्या रिपोर्ट किया है, एक यूनिक चीज रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे जैसे हम लोग सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करके हमने स्टडी कर रखा है, उसने बताया कि मिनी फ्लेयर्स भी होते हैं जिसको साइंटिस्ट कॉल कर रहे हैं कैंप फायर्स की, उसको टर्म दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। और वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक न्यूज में चल रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है कि जो इन्फेक्शन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है, यानी कि
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर फीटस में ही ट्रांसफर हो जाता है वो डिजीज, तो उसको हम लोग वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। अब करंट एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पे चलते हैं, तो वहां डिफेंस में न्यूज रहा है। मालाबार एक्सरसाइज में बात की गई है कि जापान और यूएसए तो है ही, उसके साथ साथ हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लें। क्यों बात चल रही है? क्योंकि इंडिया का हमेशा ये मोटिव रहा था, हमारा हमेशा से हम लोगों ने फोकस दिया था कि हम लोग नैम यानी नॉन अलाइन रहेंगे, कोई भी अलायंस टाइप की बात होती है उसमें हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब ऐसी बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए तो एक टाइप के अलायंस बन गए, बहुत ग्रुप ऑफ कंट्रीज बन गए, तो इंडिया कभी भी स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस के रिलेशन से ऐसे कोई अलायंस को ज्वाइन करने का शुरू से नहीं रहा है। और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये जो आपका मिशन है या एक्सरसाइज है कुछ ऐसी अलायंस की बात नहीं कर रहा है। लेकिन काफी जो एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक थोड़ा सा इंडिया का टिल्ट उस तरफ जा रहा है। तो ये एक न्यूज था, इसलिए हम लोगों ने बात कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया को बात की जा रही है ऐड करने के लिए। तो आपका मालाबार नेवल एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्सरसाइज। अगर आप लोग सीएपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आपका काम रहा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है कि हाँ ये बाइलेटरल है, ट्राइलेटरल है, कब कब होता है, क्या इसका थीम रहता है, पिछली बार कहाँ हुआ था, इस बार कौन से ओशन में होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और कब से शुरू हुआ ये भी पता होना चाहिए। रेलवे ने क्या न्यूज में दिया है? रेलवे ने बोला है कि हम लोग सीसीटीवी या सर्वेलेंस सिस्टम लगाएंगे कोचेज में, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे उनका प्लान है कि बाई 2021 हम लोग कैमरा लगा देंगे कोचेज में, और जो कि कवर करेंगे स्टेशंस को बाई मार्च 2021। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। खासकर दो ट्राइब ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, एक तो उग्यूर्स और एक कयपो। तो दोनों के बारे में हमने जानकारी दे दी कि कहाँ के हैं ये। तो ये माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप टर्किश एथनिक ग्रुप हैं, और ये हमारे क्या हैं, ब्राजील से के इंडिजिनस पीपल हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये दोनों बोथ इसका आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी देने के लिए था। तो ये हो गया हमारा। एक और करंट अफेयर्स में रहा है कि जोरम फूड पार्क कहाँ बना है। तो ये हमारा कहाँ, मिजोरम का ये फूड पार्क है, ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। इंडिया में टोटल कितने हैं? टोटल 19 फूड पार्क अभी बन चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, या फिर मैप अगर मिल जाता है तो मैप से अगर देखेंगे ये सारी चीजें तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब चलते हैं हम लोग एडिशनल जो हमारा न्यूज रहता है, जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कर रही थी कंपनी, उसने बताया कि हम लोगों ने पहले जो फॉल्ट्स स्टडी कर रखा था कि यहाँ पे फॉल्ट्स होने चाहिए, वो थोड़ा सा साउथ ईस्ट में है, यानी 40 किलोमीटर फर्दर साउथ ईस्ट में है, और वो नेपाल से गुजरता है। इंडिया से अभी नहीं, ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया गया है कि वो फॉल्ट इंडिया से गुजरता है। तो वो फॉल्ट लाइन एग्जैक्टली नेपाल के नीचे है, तो बहुत ज्यादा हाईली रिस्क प्रोन एरिया हो जाता है नेपाल फॉर अर्थक्वेक्स। अगर हम लोगों के सिलेबस में ज्योग्राफी है तो हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए फॉल्ट्स क्या होते हैं, उस टाइप्स क्या क्या होते हैं, रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, स्लिप फॉल्ट क्या होता है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड टर्म्स, और इंडिया के मैप में इंडिया के आसपास जो फॉल्ट्स हैं उसके नाम क्या क्या हैं वो भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ टेक्टोनिक, मतलब एक टाइप से आप जो नोट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड उसको रिवाइज कर लें। असम में फ्लड आया है तो असम के फ्लड भी एक न्यूज बन जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट है जो याद करने वाली है कि काजीरंगा ऑलमोस्ट 85% सबमर्ज हो चुका है। तो हमने पहले भी देख रखा था कि बहुत सारे नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर रखे थे। तो आपका एक्सरसाइज ये रहा कि असम के जो नेशनल पार्क हैं उसको कमेंट करके बताएं, कम से कम मिनिमम 5 नेशनल पार्क्स। ये आपका एक्सरसाइज रहा। न्यूज में और भी रहा है कि टॉर्चर से रिलेटेड न्यूज में रहा है कि टॉर्चर किया गया कुछ फादर सन डुओ को तमिलनाडु में। तो ऐसी मांग चल रही है कि टॉर्चर से रिलेटेड एक स्पेसिफिक कानून बनाया जाए ताकि जो भी टॉर्चर होता है, पुलिस तो जो टॉर्चर करती है कस्टडी में, उस
उसके लिए स्पेसिफिक कानून होगा तो ज़्यादा फोकस मिलेगा और ज़्यादा जल्दी उसमें सजा होगी, या फिर ज़्यादा कुछ मतलब स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जाएं। और ऐसा ही कुछ लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। लॉ कमीशन ने ये तो 273rd लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। इसके पहले भी लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए। साथ ही साथ 273rd जो रिपोर्ट था उसने बोला था कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल इन ह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है उसको हम लोगों को रेटिफाई कर देना चाहिए, जिसको हम लोगों ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई अभी तक नहीं किया है। ये हमारा एक कन्वेंशन है जो टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड है। गोधन न्याय योजना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो किस स्टेट से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का योजना है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी 2 रुपए किलो आपका गाय का जो गोबर होता है, काउडंग जिसको बोलते हैं, उसको प्रोक्योर करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, और जो वर्मी कंपोस्ट या फिर और भी चीजें जो खाद बन के आएंगे उसको हम सेल करेगी 8 रुपीज पर केजी टू और प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। और न्यूज में देखें तो एक टर्म आया हमारा केस फैटिलिटी रेट। तो केस फैटिलिटी रेट क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु डाई, अगर 2 लोग मर गए और आउट ऑफ 100 इन्फेक्टेड पीपल, तो वो आपका केस फैटिलिटी रेट बताया जाता है। ठीक है, जुलाई 20 को हम मनाते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। तो किस चीज के लिए मनाते हैं? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ मैन्स फर्स्ट हिस्टोरिकल लैंडिंग ऑन द मून। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून, इसके बारे में जो जानकारी वो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, लेकिन जिनको जो भूल चुके हैं कि कौन थे जो सबसे पहले मून पे लैंड किए, कौन सा मिशन था, कौन सा रॉकेट था, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उसमें 1 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का आपका समय जाएगा, एक गूगल सर्च बस करना है और वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है अगर आप लोग हमारे थ्रू करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आज का हमारे करंट अफेयर्स में बस इतना ही न्यूज रहा है। कल फिर से मिलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।